हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रूपेश कुमार। तो आज हम अपना केमिकल काइनेटिक्स का एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आ गया हूं। इसमें आज हम देखने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, मतलब अभिक्रिया की दर में तापमान का इफ़ेक्ट देखेंगे, हम प्रभाव देखेंगे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम अभी अच्छे से इसको डील करने वाले हैं। और इसी के अंदर हम क्या देखेंगे, अरेनियस इक्वेशंस को देखते हैं। ठीक है, तो अरेनियस इक्वेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ द रिएक्शंस का क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे अरेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर जो है रिएक्शंस को कैसे इफेक्ट करता है। जैसे आपको सिंपल से पता होगा, अगर हम टेम्परेचर किसी भी रिएक्शंस को हमें कराने के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज़। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो उससे क्या होता है, उसका रेट या फिर हिंदी में बोलेंगे वेग इंक्रीज़ हो जाता है। रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है, वेग भी इंक्रीज़ होता है। और अगर वेग इंक्रीज़ होगा मतलब उसको किस फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं, तो रेट कांस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, रिएक्शंस का रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो रहा है मतलब उसको हम रेट कांस्टेंट के फॉर्म में भी बता देते हैं। तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा। तो डायरेक्टली ये है कि अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि रिएक्शंस का रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, वेग भी इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। अब इसके पीछे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट इंक्रीज़ कैसे होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या इंक्रीज़ होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्या होगा, कोलिजन, टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। टक्कर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच बढ़ने लगेंगे। ठीक है, क्या होगा, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कोलिजन पर सेकंड लिख देते हैं। कोलिजन जो पर सेकंड कोलिजन होता है, एक सेकंड में जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं, कोलिजन होने लगता है। और पता है आपको, जब भी कोई रिएक्शन से अगर रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है तो वहाँ पे कोलिजन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक कोलिजन नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक नया बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ द कोलिजन तो होना ही चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल्स में क्या होने लगता है, कोलिजन होने लगता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कोलिजन होते हैं तो इंक्रीज होता है, तब जाके हमारा क्या बढ़ता है, रेट बढ़ता है। तब हमारा क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा, कोलिजन होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में हमारा रेट इंक्रीज होगा, और रेट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा और डायरेक्टली हमारा क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन तो इंक्रीज हो ही रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हो, जिसमें मैंने इस कोलिजन्स वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को लेक्चर को देख लो तो आपको और आसानी से ये जो टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट पे जो इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही आसानी वे में समझ में आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अगर हम कोलिजन इंक्रीज हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं, कितना करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो रेट है, वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन है, अभी अभिक्रिया की दर है, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को जैसे मान के चलेंगे, हम यहाँ पे के टी है एक टेम्परेचर पे और के टी प्लस 10 ले लेते हैं हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो रहा है, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, कितना हो रहा है, अगर हमारा टेम्परेचर ये होगा, ये हमारा हो गया, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट एट, देखो रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस एंड देन क्या है उसके बाद, रेट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के जो है वो रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं। क्या हो रहा है, मैं क्या बोला यहाँ पे, रेट कांस्टेंट के
टी डिग्री सेल्सियस पे डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेशियो हमें मिलता है अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलता है, तो 2 to 3 टाइम्स होता है। अब इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तापमान गुणांक। ठीक है, ये हमारा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमें एक है ना, ये किस कौन से अकॉर्डिंग टू कौन से थ्योरी से थ्रू ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमें एक्सप्लेन हो रहा है कोलिजन थ्योरी से। ठीक है, कोलिजन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होते हैं, कोलिजन इंक्रीज होते हैं। अगर कोलिजन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, मीन्स अभिक्रिया की दर या फिर रेट इंक्रीज होगा। और जो ये रेशियो होता है कि हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं तो हमारा जो रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब इसी रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो रेशियो इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर तापमान गुणांक। ठीक है, तो यह वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, टक्करों की संख्या या फिर जो कोलिजन है वो कितना इंक्रीज होता है, 2 to 3%। समझ रहे हो, अगर हमारा टेम्परेचर हम इंक्रीज करते, मान लेते हैं हम लोग पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 टक्कर हो रहा था, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 100 कोलिजन्स हो रहे थे। एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिए 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना कोलिजन होगा, तो 102 से 103 कोलिजन ही होगा। 2 to 3% ही इंक्रीज होता है कोलिजन 10 डिग्री सेल्सियस से। अगर ये हमें किससे पता चला है, एक्सपेरिमेंटली। हमें किससे पता चला है, तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो कोलिजन है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो टक्करों की संख्या है वो 2 से 3% ही इंक्रीज होता है। जबकि ऐसा देखा गया कि जब कोलिजन 2 से 3% इंक्रीज हो रहा है, बट जो रेट है या फिर रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे के से डिफाइन कर रहे हैं। के क्या था यहाँ पे, ये के क्या था, रेट कांस्टेंट ही है ना। रेट कांस्टेंट से हम क्या डिफाइन कर रहे थे, अभिक्रिया की दर या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज होता है, 200 to 300% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब क्या समझ में आया आपको, 10 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर इंक्रीज किए, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किए, कोलिजन तो 2 से 3% इंक्रीज हो रहा है, बट रेट ऑफ द जो रेट कांस्टेंट है वो 200 से 300% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से ये समझ में नहीं आया कि अगर कोलिजन 2% 3% इंक्रीज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट इतना ज़्यादा कैसे इंक्रीज हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो थ्योरी था कोलिजन थ्योरी, कोलिजन के थ्रू है ना, कोलिजन थ्योरी जो बोलेंगे हम, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डज नॉट एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ, डज नॉट एक्सप्लेन करेक्टली। ये सही तरीके से हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, किसको, कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के इफेक्ट को। क्योंकि इसका कहना था 10% इंक्रीज होने पे रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना हो जाता है, जबकि कोलिजन तो 2 से 3% होता है, फिर रेट कांस्टेंट 200 से 300% इंक्रीज हो जाता है, मतलब 2 से 3 गुना हो जाता है। तो ये क्या किया, जैसा कोलिजन जब 2 से 3% इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट भी 2 से 3% इंक्रीज होना चाहिए था, बट ये पूरा ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, कोलिजन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन करेक्टली क्या चीज़ को, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रेट कांस्टेंट इंक्रीज तो होगा, टेम्परेचर पर कितना इंक्रीज होगा ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब इसी एक्सप्लेन जो नहीं कर पाया था इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, इसको करेगा, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, एक्सप्लेन करेक्टली, करेक्ट एक्सप्लेन कौन करेगा, इसको करता है आपका अरेनियस, जो साइंटिस्ट हैं वो, उन्होंने क्या दिया है, अरेनियस इक्वेशन दिया। क्या दिया, अरेनियस इक्वेशन दिया। तो उनका सबसे पहले अरेनियस इक्वेशंस लिखते हैं हम। तो उन्होंने इक्वेशन दिया अकॉर्डिंग टू अरेनियस a⁻e a/RT, ये इक्वेशन दिया। तो उनका ये कहा, उनका इस थ्योरी से मीनिंग ये था कि जो रेट कांस्टेंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है,
एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, या फिर चर घातांकी बोलते हैं हिंदी में, हाँ, चर घातांकी वृद्धि होता है। ठीक है, तो वाला आपको समझ में आ गया होगा। कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कोलिजन थ्योरी टक्कर को तो एक्सप्लेन कर पाया, पर रेट जो एकदम ज़्यादा इंक्रीज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसको अरेनियस बताया कि टेम्परेचर पे डायरेक्टली वो डिपेंड नहीं करता है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अरेनियस इक्वेशन। ये समझ लेते हैं क्या है हमारा रेट कांस्टेंट है। ये हम ए को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैंने पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, आप उसको एक बार देख सकते हो। आर तो आपको पता है गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं इसको डिटेल में और इसको डेरिवेशन को आगे करूँ, इससे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि अरेनियस थ्योरी में एजम्पशंस क्या क्या हैं, क्या क्या कुछ शर्तें हैं उनकी, है ना, जो उन्होंने एज्यूम किया था। एजम्पशंस बोलेंगे हम, कुछ कंडीशंस उन्होंने लगाए थे। तो उन्होंने बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास, देखो इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है क्या, थ्रेश होल्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो बोला अरेनियस के हिसाब से ये है, अरेनियस साइंटिस्ट के द्वारा ये बोला गया है कि मॉलिक्यूल्स, वही मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस करके प्रोडक्ट बनाएंगे जिनके पास एक एनर्जी होगा, मिनिमम एनर्जी होगा, जिसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिसके पास क्या होगा, मिनिमम एनर्जी होगा जिस मॉलिक्यूल के पास, वही जाके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो मॉलिक्यूल जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, सक्रिय अणु। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बोलते हैं हिंदी में, देहली ऊर्जा। ठीक है ना, तो क्या बोला, जिसके पास, जिस मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा वही क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, उसी पे रेट डिटरमाइन हो पाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा, और उसी मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, सक्रिय मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बट जिनके पास वो नहीं होगा, जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगा, है ना, यहाँ पे टी से एक्सप्लेन कर देते हैं हम, जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगा उनको हमें क्या देना पड़ता है, उसे हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट कैसे करते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी दे करके एनर्जी देते हैं उनको, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं जिसको हम लोग, तब जाकर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करता है। इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये पहला एजम्पशन था उनका, ठीक है, समझा दिया हमें। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे, नंबर ऑफ जितना एक्टिव मॉलिक्यूल्स होगा, सक्रिय अणु जितने ज़्यादा होंगे, उसमें क्या है, अपना रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, या फिर रेट कांस्टेंट बोल देंगे। रेट कांस्टेंट हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शंस भी होगा। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये है कि थर्ड में देख लेते हैं, अगर एक्टिव मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें कोलिजन्स होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोलिजन्स होगा। और कोलिजन्स होने के बाद वो क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है वही हमारा क्या, किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमें क्या चाहिए, एक्टिव मॉलिक्यूल्स चाहिए। एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, जिसके पास वो मिनिमम एनर्जी होता है, जिससे वो कोलाइड कर सके, कोलिजन कर सके। अगर कोलिजन कर लेता है तब जाकर प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या, हमारा एक्टिव मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कोलिजन के, जितना एक्टिव मॉलिक्यूल्स होगा कोलिजन भी ज़्यादा होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उनको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उस जितने वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है,
प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये अरेनियस का एजम्पशन था। अरेनियस जो इक्वेशन जो दिए हैं साइंटिस्ट का क्या था, एजम्पशन था, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं फिर से अपने इक्वेशंस पे आता हूँ। रेट कांस्टेंट के ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, ये वाला एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। ये हो गया हमारा अरेनियस का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, है ना। इसको हम क्या करेंगे, 2 कंडीशंस लगाते हैं इसमें, केस 1 और एक लिखेंगे हम केस 2। स्टार्टिंग में लेते हैं, मान लो टेम्परेचर हमारा क्या है, 0 है। टेम्परेचर क्या है, 0 है, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के ए ई टू दी पावर ई ए बाई आर टी हो जाएगा। ई ए बाई आर टी होगा तो के इज इक्वल टू ए ई ए बाई आर इंटू 0। 0 टेम्परेचर है, 0 ले लिए हैं, इसको भी 0 केल्विन पे ले लिए हैं, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे किस में है, केल्विन में हमें पुट करना है। तो टेम्परेचर अभी 0 केल्विन लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 1/0 का वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिट 1/0 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिट। तो यहाँ पे क्या हो, e टू द पावर माइनस इन्फिनिट होगा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म इन्फिनिट हो गया, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिट। अब e टू द पावर माइनस इन्फिनिट का वैल्यू होता है 0, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू ए इंटू 0, तो k इज इक्वल टू भी 0। ठीक है, क्या हो रहा है, k इज इक्वल टू 0 मीन्स रेट क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू 0, तो रेट भी क्या होगा, अभिक्रिया की दर भी 0 होगा। मतलब 0 केल्विन पे अगर हम टेम्परेचर देंगे ही नहीं, उसको कुछ भी टेम्परेचर नहीं देंगे किसी भी रिएक्शंस को, तो क्या होगा, टेम्परेचर नहीं देंगे तो रेट उसका क्या होगा, 0 होगा। अभिक्रिया की दर 0 होगा, जितना था उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये होगा रेट ऑफ द रिएक्शन 0 हो जाएगा 0 केल्विन पे। बट अगर हम टेम्परेचर उनको बहुत ज़्यादा दे दें, मान लो इन्फिनिटी केल्विन दे दें, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इन्फिनिट, ठीक है, केल्विन दे देते हैं, तब क्या होगा, के इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई 1 आर इंटू इन्फिनिट टेम्परेचर की जगह, तो क्या होगा, ए टू द पावर 1 बाई इन्फिनिट का वैल्यू होता है 0, तो ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर अगर हम 0 क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ई टू द पावर 0, तो 1 बाई 1, क्योंकि ई टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा, पूरा ओवरऑल ये हो गया 1, तो के इज इक्वल टू हो गया 1 ए। तो यहाँ पर यह है कि इसका मीनिंग ये है कि अगर इन्फिनिट टेम्परेचर दे दें, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दे दें, तो जितने भी टक्कर हो रहे हैं, है ना, जितने भी टक्कर होंगे, क्या चीज़, जितने भी टक्कर होंगे सब क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा मीन्स क्या होगा, रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि होता क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, बहुत सारे टक्कर हो रहे हैं इसमें, बट सभी टक्कर्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। क्या हो रहा है, सभी टक्कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसमें से वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वही कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव कोलिजन। जो इफेक्टिव कोलिजन होता है, जिसमें पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, वो क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। बट वो सिंपल जो नॉर्मल कोलिजन होता है, लिख देते हैं नॉर्मल कोलिजन, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, जब हम टेम्परेचर को इन्फिनिट दे रहे हैं, टेम्परेचर को इन्फिनिट केल्विन दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, पूरा जो जितने भी इसमें कोलिजन्स होंगे वो सब भी क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं जो नॉर्मल कोलिजन है वो भी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इफेक्टिव कोलिजन में। इफेक्टिव कोलिजन में टेम्परेचर इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए, तो जितने भी जो मॉलिक्यूल्स है जो नॉर्मल कोलिजन कर रहे थे उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया, और जब एक्टिवेशन एनर्जी उनको मिल जाता है तो क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सभी जितने भी नॉर्मल कोलिजन थे अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, इफेक्टिव कोलिजन में हो गए, तो सब के सब क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इस इक्वेशन से यही प्रूफ हो रहा है, ऑल कोलिजन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट।
ऑल कोलिजन, जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं सब किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इससे प्रूफ ये हो रहा है कब, जब टेम्परेचर पे। और देखो इससे एक पॉइंट और प्रूफ हो रहा है कि यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, तो जो यूनिट होता है, जो हमारे पास इकाई के का होता है, वही किसका होता है, वही हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का भी होता है। तो अब ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, दोनों केस को आप अच्छे से लिख लेंगे कॉपी में, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो, अब हम इक्वेशंस को लिखते हैं सिंपल वे में। हमारे पास क्या है, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर मैं दोनों साइड एल एन लगा दूँ तो एल एन के एल एन ई टू द पावर ई ए बाई आर टी। ठीक है, एक फार्मूला होता है मैथ्स में, एल एन ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, एल एन ए प्लस एल एन बी होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एल एन ए हो जाएगा प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होगा। ठीक है, एक और फार्मूला होता है ई टू द पावर, अगर मान लो एल एन ई टू द पावर ए है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ए एल एन ई, और एल एन ई का वैल्यू होता है 1। तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इसमें भी वैसे करेंगे तो एल एन ए तो है हमारे पास, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस सामने आ जाएगा, तो ई ए बाई आर टी एल एन ई हो जाएगा। और एल एन ई का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ये क्या बचा इधर, एल एन के। तो ये एक इक्वेशन हो गया ये, है ना। इक्वेशन को अगर आपसे इक्वेशन पूछा जाए ऐसा तो आप प्रूफ कर लेंगे इसको सिंपल वे में। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको पता है एल एन ई, देखो एल एन की बेस ई होता है, तो इसका हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लॉग 10 की बेस पर ये कन्वर्ट करने का रूल है। तो यहाँ पे एल एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 2.303 लॉग के, यहाँ पर भी लिखेंगे 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। अगर मैं 2.303 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, 2.303 और इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 2.303, तो इससे क्या हो जा रहा है, इधर बच रहा है लॉग के, उसके बाद क्या बचा लॉग ए, यहाँ बचा है ई ए बाई 2.303 आर टी। ये भी एक इक्वेशन होगा। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको, तो आप इस इक्वेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, है ना, समझेंगे, इससे भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपना जो इस इक्वेशंस के थ्रू हम इक्वेशन निकालेंगे, जिसमें मान लेते हैं 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें मान लो टेम्परेचर क्या है T1 और T2 है। अब इसके केस में क्या है, रेट कांस्टेंट K1 है, इसके केस में रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, यहाँ पे K क्या था, रेट कांस्टेंट, A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और इक्वेशन एनर्जी है E है ना। इस क्या है, इस टाइप से लिखते हैं इसको E, और R क्या है हमारा गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर है। तब के केस में हमारा ओवरऑल रिलेशन क्या होगा, जब इस टाइप से आपको 2 टेम्परेचर दिया रहे, है ना, कोई भी 2 वैल्यू दिया रहेगा टेम्परेचर्स का और उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, तब के केस में आपको इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना रहता है। तो सबसे पहले इक्वेशंस के थ्रू लिखेंगे हम लॉग, एक बार लेते हैं K1, तो क्या होगा लॉग ए हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू सेम ही रहेगा, ये बचेगा ई ए बाई 2.303 आर T1। वैसे क्या होगा लॉग K2 ए बाई ई ए 2.303 आर T2। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये होगा इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। तो क्या इसमें क्या करने वाले हैं हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या होगा लॉग K2 माइनस लॉग K1, इधर क्या है लॉग A माइनस लॉग A। उसके बाद नीचे वाला इक्वेशन लिखेंगे, K2 कर रहे हैं तो ई ए बाई 2.303 आर T2
माइनस क्या होगा, माइनस लिखेंगे, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, यहाँ पर है ना, ये माइनस है, और हमारे पास इक्वेशन में भी माइनस है, तो माइनस माइनस, अगर मैं अभी खैर लिख देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ये हो जाएगा EART1, तो ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचेगा, देखो लॉग ए तो कट गया, बचा क्या है, EA 2.303, यहाँ पर क्या है 2.303 है, 2.303 RT2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो EA 2.303 RT1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं, हमें पता है क्या होता है, लॉग का रूल क्या होता है, log A माइनस log B इज इक्वल टू क्या होता है, log A बाई B। वैसे इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन से log K2 बाई K1, इधर तो 0 हो गया। अब देखो इस प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, EA बाई 2.303 RT1 माइनस EA 2.303 RT2, EA कॉमन ले लेते हैं और 2.303 R भी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में सेम है, तो बचे क्या 1/T1 1/T2, ये हो गया log K2 बाई K1। ये हमारा मिल गया एक इक्वेशन, है ना। अगर दो टेम्परेचर दिया रहा है और तुम्हें कोई सी भी एक रेट कांस्टेंट दिया रहा है और दूसरा रेट कांस्टेंट तुम्हें फाइंड करने के लिए बोले, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, या कुछ कुछ बुक में इस टाइप से भी सॉल्व रहता है, ये K2 बाई K1, तो EA 2.303 R, अगर इसको मैं देखूँ सॉल्व करूँगा क्या होगा, T2 माइनस T1 और T1 T2, ये भी हमारा एक इक्वेशन है, इसी को सॉल्व कर दिया गया है। अगर एक इक्वेशन ये भी बनता है, अगर ऊपर में K1 लिख दो आप, तो सेम इक्वेशन में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, 2.303 R हो जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, T2 को पहले लिखना है, देन आपको T1 को लिखना है। ठीक है, तब आपको क्या लिखना है, देखो इक्वेशन में इसमें T1 पहले था, इसमें T2 पहले हो जाएगा। अगर K1 पहले है तो T2 को पहले लिखोगे, या फिर K2 पहले लिखे हो तो T1 को पहले लिखो, इससे आपको क्या रहेगा, याद रहेगा वो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में जो इक्वेशन है, रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसे बार बार पूछा जाता है। अब हम एक इक्वेशन और देखेंगे, जो हमने पहले लिखा था, log K इज इक्वल टू, हमने लिखा था log A माइनस EA बाई 2.303 RT। ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हम इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, log K वर्सेस 1/t के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछा जाता है, या फिर इससे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो अब इसीलिए हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इसका स्लोप क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, और हम रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें क्या प्लॉट करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच, log K वर्सेस 1/t। तो हमारा क्या है, x में ये है, y में ये है, तो हम क्या बनाएंगे, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में बनाएंगे। तो y में क्या लिखेंगे हम, log K सही है, mx के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इसको हम पहले ले आएंगे EA बाई 2.303 RT, तो 1/t लिख लेता हूँ मैं RT को। ठीक है, जिससे ये x हो जाए, और बचा क्या log A, तो ये हो गया हमारा y। तो ये हमारा पूरा इतना टर्म क्या होगा, इतना टर्म हमारा होगा m स्लोप। तो स्लोप क्या है, निगेटिव, आप देख रहे हो, तो कैसा होगा वो, ऐसा जाएगा। तो ये हमारा स्लोप है, इसका वैल्यू क्या है स्लोप का, माइनस EA बाई 2.303 R, ये हमारा हो गया स्लोप, और ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट। पूरे यहाँ तक का वैल्यू कितना है, log A। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा आपको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, नेट में भी आता है आपके, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो अगर आपसे स्लोप इज इक्वल टू क्या दिया है, हमें पता है 2.303 R, तो अगर आपको स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है तो आप यहाँ से EA का वैल्यू फाइंड कर सकते हो,
क्योंकि स्लोप इंटू क्या कर दोगे 2.303 आर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। अगर आपको जूल के फॉर्म में निकालना होगा तो 8.314 जूल पुट कर दोगे, है ना। तो आर का वैल्यू हो जाता है, वो कांस्टेंट है, वो दिया रहता है, उसको आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको बस समझ में आना चाहिए कि कैसे आप रिलेशन आपको फाइंड करना है, किस टाइप से आपको स्लोप बनाना है, और रेट कांस्टेंट होता क्या है, अरेनियस इक्वेशंस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसका क्या क्या एजम्पशंस थे, मैंने इस वीडियो लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ एक एक करके। तो आप अच्छे से इसको नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे वे में इसको समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। साथ में अगर आपको कुछ भी डाउट हो हमारे इस चैनल से रिलेटेड या फिर जो भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट पे आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को बार बार देखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।